इतने सालों बाद अपने पोते को अपने सम्मुख खड़ा देखकर एक बार तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था शकुंतला जी को। लेकिन जब उसने आगे बढ़कर चरण स्पर्श किए और पूछा, कैसी हो दादी, तो आशीर्वाद देने को शकुंतला जी के दोनों हाथ उठ गए और अविरल अश्रुधारा बह निकली उनके नेत्रों से, परंतु मुख से बोल नहीं फूट सके। आदित्य, उनका पोता, ने उन्हें गले लगाते हुए उनके बहते हुए अश्रु को पोंछते हुए कहा, रो मत दादी, अब से आपके रोने के दिन गए। मैं आपको लेने आया हूँ, घर चलिए। घर? पर जहाँ से बेइज्जती करके इतने साल पहले निकाल दी गई, वहाँ कैसे जा सकती हूँ? शकुंतला बोली, तेरे माँ बाप मुझे घर में घुसने कहाँ देंगे? वैसे भी अब तो आदत हो गई है मुझे यहाँ की, अब यही मेरा घर है। हाँ, तुझे देखने को आंखें तरसती थीं, आज वो इच्छा भी पूरी हो गई। कब आया विदेश से? पिछले सप्ताह ही तो आया दादी। आपसे मिलने फौरन नहीं आ सका क्योंकि कुछ इंतजाम करने थे मुझे। आप बस कुछ दिन उन लोगों के साथ वहाँ एडजस्ट कर लेना और फिर मैं तो हूँ ही ना आपके साथ। कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा और ज़्यादा दिन आपको वहाँ रहने भी नहीं दूंगा। जब उन्होंने आपको वृद्धाश्रम में छोड़ा था उस वक्त बहुत छोटा था मैं। मेरे रोने चिल्लाने मनाने किसी बात का भी उन लोगों पर कोई असर नहीं हुआ था तभी मैंने सोच लिया था कि जैसे आज ये लोग मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, वैसे ही जब मैं भी बड़ा हो जाऊंगा तब इनकी एक नहीं सुनूंगा। फिर स्कूल खत्म हुआ तो उच्च शिक्षा के लिए मुझे विदेश चला गया। जाने से पहले आपसे मिलने आया था, लेकिन उसके बाद बीच में कभी घर ही नहीं आया। पढ़ाई पूरी करने के बाद 4 साल नौकरी भी की वहाँ और खूब पैसा कमाकर वापस लौटा है आपका पोता। मम्मी पापा बीच में बहुत बुलाते थे, रोते भी थे, पर दादी जी, जो आपके साथ किया ना उन लोगों ने, उससे कभी मैं उन्हें माफ़ नहीं कर पाया। यही वजह थी जो बीच में नहीं आया मैं। और जो तेरी दादी तुझे मिले बिना मर जाती तो? मैं तो कहती थी कि तू मुझे भूल गया। जब अपना खुद छाया ही निकम्मा निकला तो तेरी किसी से क्या शिकायत करती? दादी, आप कहती हो ना कि मूल से सूद प्यारा होता है, तो बस समझ लो कि इस सूद को भी इसकी दादी माँ बाप से ज़्यादा प्यारी थी। लेकिन मेरी मजबूरी थी, मुझे खुद को इस काबिल बनाना था कि आपके दुख दूर कर सकूं। यहाँ के मैनेजर से हमेशा आपके हालचाल पूछता रहता था और आपको कोई कमी ना हो इसलिए पैसे भी भेजता था। लेकिन अब मैं आ गया हूँ और आपको अपने साथ घर ले जाऊँगा। शकुंतला जी बोली, पर बेटा, तेरे माँ बाप को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा और फिर अब तो मैं यहाँ खुश भी हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से फिर से उस घर में कलह हो। तो अपनी होने वाली पौत्र वधू को आशीर्वाद देने नहीं चलेंगे क्या आप? क्या तू शादी कर रहा है? तेरी शादी का तो सपना तेरे बचपन से देखती आ रही हूँ बेटा, अब तो चलना ही पड़ेगा। मैं तैयारी करती हूँ तो मैनेजर से बात कर ले। दादी, वो मैं पहले ही कर चुका हूँ। चलो, मैं पैकिंग में आपकी मदद करता हूँ। कुछ ही देर में शकुंतला आदित्य के साथ अपने घर के सामने खड़ी थी, जो कभी उनके पति ने बनवाया था उनके लिए और था भी शकुंतला के नाम पर। लेकिन फिर भी उन्हें अपमानित करके जब उस घर से वृद्धाश्रम भेजा गया तो वे विरोध तक न कर सकी, और करती भी तो किसके दम पर, जब अपने ही खून ने दागा किया हो तो। और किस पर भरोसा कर पाती वो दुखियारी माँ। गीली आंखों से भरपूर नजर उन्होंने घर पर डाली। आदित्य ने डोरबेल बजा दी थी। दरवाजा उसकी माँ ने खोला। शकुंतला को आदित्य के साथ वहाँ खड़ा देखकर उन्हें जैसे करंट लगा। लेकिन अब आदित्य बड़ा हो गया था और उसके सामने वह अपना आपा खोना नहीं चाहती थी। खुद को संयत करके जैसे तैसे बोली, आप यहाँ अचानक? उत्तर आदित्य ने दिया, मैं लाया हूँ इन्हें, अपने पोते के विवाह में शरीक होने आई हैं। अब से विवाह तक यहीं रहेंगी हमारे साथ अपने घर में। वैसे भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ये घर इन्हीं के नाम पर है। जो आप लोग जरा अपना आचरण का ख्याल रखिएगा, क्योंकि अब ये अकेली नहीं है, कहीं आपकी कोई गलती आप लोगों पर भारी ना पड़ जाए। आदित्य की माँ खामोश रहीं, लेकिन मन ही मन उन्होंने चैन की सांस ली थी। विवाह में 20 दिन शेष थे। आदित्य ने कहा कि विवाह तक यहीं रहेंगी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा महीना भर झेलना पड़ेगा बुढ़िया को। वैसे इनका यहाँ आना एक तरह से अच्छा ही रहा। मेहमान जुड़ेंगे तो तरह तरह की बातें बनाने का मौका उन लोगों को अब नहीं मिलेगा। और फिर बहू के मायके वाले भी तो आदित्य की दादी को पूछ रहे थे। आदित्य ने सुप्रभा को बता जो रखा है कि उसकी दादी भी है। सुप्रभा आदित्य की ही पसंद थी और विदेश में दोनों एक साथ ही काम करते थे। पढ़ी लिखी खूबसूरत सुप्रभा को आदित्य के माता पिता ने फोटो देखते ही पसंद कर लिया था। उनके लिए यही बहुत था कि आदित्य ने किसी विदेशी लड़की को अपने लिए नहीं चुना था। सबसे अच्छी बात यह थी कि दोनों अब विदेशी
वाली पुरानी नौकरी छोड़कर यहीं दिल्ली में बसने का फैसला कर चुके थे। आदित्य के माता पिता के बुढ़ापे की ओर बढ़ रहे कमजोर होते कदम इस फैसले को सुनकर अचानक नई स्फूर्ति अनुभव करने लगे थे। बुढ़ापे में बेटा बहू साथ रहे, इससे ज़्यादा सौभाग्य की बात उनके लिए और क्या हो सकती थी। कल को पोते पोती भी होंगे। बुढ़ापा एकाकी और बोझिल न होकर परिवार के बीच खूबसूरती से कटेगा। इन सुखद कल्पनाओं के बीच उन्हें कभी अपनी करनी याद तक नहीं आती थी। विवाह की तारीख भी आ गई। 2 दिन पूर्व ही सब लोग होटल में शिफ्ट हो गए। धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। जब विदाई की बेला आई तो आदित्य की माँ बहू के स्वागत की तैयारी करने के लिए पहले से घर पहुँचने के लिए वहाँ से जाने को उद्यत हुई, लेकिन आदित्य ने यह कहकर रोक दिया कि उसने दादी को पहले ही घर भिजवा दिया है और उनकी सहायता के लिए भी कुछ लोगों को भेज दिया गया है। आदित्य का हर बात में दादी को इतनी अहमियत देना उसकी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, परंतु सबके बीच में वो कोई तमाशा खड़ा नहीं करना चाहती थी, इसलिए खामोश रही। लेकिन अब वे मन ही मन दृढ़ निश्चय कर चुकी थी कि मेहमानों के जाने के बाद वह आदित्य की एक नहीं सुनेंगी और दादी को वापस भेजकर ही दम लेंगी। विदाई में आदित्य और बहू के साथ ही मम्मी पापा भी उसी कार में बैठे। कार घर की ओर रवाना हुई, लेकिन अचानक एक मोड़ पर जब ड्राइवर ने रास्ता बदल लिया तो पापा बोल उठे, अरे अरे, गलत रास्ते पर है हम, पीछे से बाईं तरफ मुड़ना था भाई। जवाब आदित्य ने दिया, मैप लगा रखा है पापा, आप फिक्र मत करो, सही जगह पहुंच जाएंगे। अरे जब मुझे रास्ता याद है तो मैप की ज़रूरत ही क्या थी। तुम आजकल के बच्चे भी टेक्नोलॉजी पर हद से ज़्यादा निर्भर हो गए हो, अब बेकार कितना लंबा घूमना पड़ेगा। रिलैक्स पापा, वैसे भी आप लोग कितना थक गए हैं, आंखें बंद करके आराम करो कुछ देर। आदित्य ने हंसकर कहा तो पापा ने खींचकर सचमुच आंखें बंद करके सीट पर टिका लिया। मम्मी तो पहले से ही आंखें बंद किए बैठी थी। लगभग 15 मिनट बाद जब कार रुकी तो मम्मी पापा ने आंखें खोलकर एक साथ बाहर देखा। फूलों से सजा शानदार कोठी देखकर वो दोनों अचंभित थे। आदित्य, ये कहाँ आ गए हम? तूने पहले बताया नहीं कि हम घर से पहले कहीं और भी जाएंगे? माँ ने आश्चर्य से पूछा। घर ही तो है माँ, नेम प्लेट पर हो तो। कोठी पर गेट के दाहिनी ओर संगमरमर पर खूबसूरती से कोठी के मालिक का नाम लिखा था, शकुंतला निवास। ये सब क्या है आदित्य, ये किसका घर है? इस बार पापा ने पूछा। आपने नाम ठीक से पढ़ा नहीं पापा, ये दादी का घर है। जो कुछ आप लोगों ने उनसे छीना था बस वही सूद समेत लौटाया है मैंने उन्हें। घर तो वो भी उन्हीं के नाम पर था जहाँ आपने अपने नेम प्लेट बदलकर अपना और मम्मी का नाम लिखवाया था। वो देखिए बाईं तरफ एक नेम प्लेट अब भी है जिस पर मेरा और सुप्रभा का नाम लिखा है, लेकिन पत्थर पर खुदा दादी का नाम अब कोई मिटाने की हिम्मत नहीं कर सकता। और हम लोग, हमारा क्या आदित्य, तू हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? पापा ने डूबती आवाज़ में पूछा। आदित्य ने कहा, वैसे ही जैसे आपने दादी के साथ किया था। आपके पास तो फिर भी दादी का घर है, आराम से वहाँ रहते रहिए। दादी ने आपसे वह घर तब भी खाली नहीं करवाया था जब आपने उनसे छत छीन ली थी, तो अब भी नहीं करवाएंगी, क्योंकि अब तो उनके पास सुदृढ़ छत और सहारा दोनों ही है। बहुत बड़ा दिल है दादी का, अब थोड़ा रस्मों पर भी ध्यान दे। वो देखिए दादी सुप्रभा की आरती उतार रही हैं, मुझे भी उसके साथ ही तो गृह प्रवेश करना है ना। चाहे तो आप लोग भी चल सकते हैं भीतर, शाम को आप लोग अपने घर चले जाइएगा। उधर दादी के दोनों हाथ आदित्य और सुप्रभा को आशीर्वाद देने को उठे हुए थे और उनके मुख से आशीर्वचनों की लगातार झड़ी लगी थी। इधर मम्मी पापा दोनों चक्कर खाकर गिरने को तैयार अवाक खड़े थे। आज आदित्य ने वे सारे दर्द सूद समेत वापस लौटा दिए थे जो कभी उन दोनों ने अपनी माँ को यानी कि आदित्य की दादी को दिए थे, जब उन्हें अपने ही घर से निकालकर वृद्धाश्रम में भेज दिया था। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।